क्लास में हम लोग जलवायु यूनिट के चैप्टर 3 की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर 3 जो हमारा है वो है वायुमंडलीय परिसंचरण एवं मौसम प्रणालियां। तो इस चैप्टर के अंदर आज के क्लास में हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला वायुमंडलीय परिसंचरण और दूसरा जो है वायुमंडलीय दाब। इस दोनों टॉपिक को आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वायु परिसंचरण किसे कहते हैं। तो देखिए, हवाओं को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चक्रीय रूप में बहना वायु परिसंचरण कहलाता है। चक्रीय रूप में बहने का मतलब है कि हवा जो है इस तरीके से प्रवाहित हो, मतलब कि ये मान लीजिए कि ये है गर्म हवा है, ठीक है, और ये ठंडी हवा, ठीक है। तो यदि हवा जो है इस फॉर्म में बहती है, चक्रीय रूप में बहती है, तो इसको हम लोग कहते हैं वायु परिसंचरण। अब समझिए वायुमंडलीय परिसंचरण किसको कहेंगे। तो देखिए, पूरे पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर जब हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चक्रीय रूप में प्रवाहित होती है, चक्रीय रूप में बहती है, तो उसको कहते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण। अब वायुमंडलीय परिसंचरण जो होता है, हवाएं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, इसके पीछे क्या कारण है इसको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले जो मुख्य कारण है हवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने का, सबसे मुख्य कारण है सौर ताप में अंतर। मतलब कि हमारी पृथ्वी की सतह पर जो सौर ताप प्राप्त होते हैं वो सभी अक्षांश रेखाओं पर एक समान प्राप्त नहीं होते हैं, जिसके कारण जो है ये हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती है। इसको अभी हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहला कारण हम लोग समझेंगे जो कि मुख्य कारण है हम वायुमंडलीय परिसंचरण का। तो पहला कारण है सौर ताप में अंतर, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हम एक पृथ्वी बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक पृथ्वी है और ये मान लीजिए सन है, ठीक। अब यहाँ पे मानिए ये मेरा जो है ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गया। ये मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री और इधर मान लीजिए 30 डिग्री, फिर इसी तरीके से 60 डिग्री, 90 डिग्री है। तो सनलाइट जो पृथ्वी पर पड़ती है वो सभी अक्षांश रेखाओं पर एक समान नहीं पड़ती है। तो जो सनलाइट सबसे अधिक प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है इक्वेटर वाले क्षेत्र में, और जो हम उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर सौर किरणें तिरछी होती चली जाती है, जिसके कारण सौर ताप की मात्रा जो है कम प्राप्त होते हैं। तो जो इक्वेटर वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो जो इक्वेटर वाला क्षेत्र है यहाँ पर सौर ताप अधिक प्राप्त होते हैं। जब सौर ताप अधिक प्राप्त होते हैं तो यहाँ की जो वायु होती है, जो हवाएं होती है, वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है। गर्म हवाएं जो होती है वो हल्की होती है। तो जो यहाँ पर की हवाएं हैं ये ऊपर जब उठ जाती है तो इस क्षेत्र में बन जाता है लो प्रेशर। ये क्षेत्र हो जाता है
लो प्रेशर वाला क्षेत्र। और जब हम इधर बढ़ेंगे उच्च अक्षांश की ओर, तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर सौर ताप कम प्राप्त होते हैं, जिसके कारण जो है इसके अपेक्षा यहाँ की हवाएं जो होती है वो ठंडी होती है। तो यहाँ ठंडी हवाएं हैं, तो यहाँ बना हाई प्रेशर वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ लो प्रेशर और यहाँ है हाई प्रेशर। तो हवाएं जो चलती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। यहाँ की हवाएं ठंडी है और ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है। ठीक है, तो ये हवाएं चलने लगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलने लगी। ठीक है, तो सबसे मुख्य कारण है तापमान में अंतर। तापमान में अंतर होने के कारण वायु दाब में अंतर हो जाता है। यहाँ निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है, जबकि यहाँ उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र है। तो उच्च वायु दाब हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगती है। तो पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण जो है वो है आपका कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस बल है। देखिए, कोरियोलिस बल जो होता है ये भी हवा को जो है दिशा देने का काम करता है, हवा को डायरेक्शन देने का काम करता है कोरियोलिस बल। तो अभी आप ये समझिए, कोरियोलिस बल के बारे में समझिए कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो है वो घूर्णन गति करती है। घूर्णन गति करने के कारण एक फोर्स क्रिएट होता है, जिससे कि हवा की दिशाओं में विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो फोर्स उत्पन्न होता है उसी को कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक, तो ये दो मुख्य कारण है हवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होने का। अब देखिए, जो वायुमंडलीय परिसंचरण होते हैं, हवाएं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, ये हवाएं को चलने के कारण जो है, हवाओं के चलने के कारण ही जो है हमारी पृथ्वी पर तापमान संतुलित है। तापमान संतुलित करने का काम हवा करती है। देखिए, यदि हवा का संतुलन नहीं किया जाए तो पृथ्वी का कोई क्षेत्र इतना अधिक गर्म हो जाएगा कि वो रहने योग्य नहीं होगा, और कोई क्षेत्र इतना अधिक ठंडा हो जाएगा कि वहाँ भी जीवन संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, मान लीजिए कि इस क्षेत्र में जो है काफी अधिक सौर ताप प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता कि यहाँ काफी अधिक गर्मी पड़ती, काफी अधिक गर्म भूमंडल यहाँ पर का रहता, जबकि यहाँ पर जो है सौर ताप कम प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर का जो भूमंडल होगा वो बहुत ठंडा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, इन हवाओं के चलने के कारण पृथ्वी पर तापमान संतुलित हो जाता है और यहाँ जीवन संभव हो पाता है। यहाँ एक जगह से दूसरे हवा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाएं चलती है। ठीक है, तो जिसके कारण तापमान संतुलन होता है। और दूसरा जो है, देखिए, जो जैसे कि बारिश का होना, बादल बनना, आंधी तूफान का आना, ये सब के पीछे जो है हवा का चलना ही है। हवा का जो वायुमंडलीय परिसंचरण जो हो रहा है, इसी कारण ये सभी घटनाएं होती है। ठीक है, तो अब आप लोग वायुमंडलीय परिसंचरण को अच्छे से समझ लिए। अब चलिए, हम दूसरा टॉपिक है आज का हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। ठीक है, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के चारों ओर जो है वायुमंडल है। ठीक है, वायु की एक बहुत ही मोटी परत होती है, और इस वायु में जो है एक भार है,
एक वजन होता है इस एयर में, ठीक है। तो इस एयर के द्वारा जो है पृथ्वी के धरातल पर जो भी प्रेशर लगता है, जो भी प्रेशर बनता है, वो कहलाता है वायुमंडलीय दाब। देखिए इसको थोड़ा समझिए आप लोग। देखिए ये मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है। इस अर्थ के चारों ओर जो है एटमॉस्फेयर है, ये मान लेते हैं कि इसके चारों ओर जो है ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक। तो इस एटमॉस्फेयर के द्वारा जो है जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है धरातल पर, पृथ्वी पर, उसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय दाब। मतलब वायु के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो वायुमंडल पे सबसे अधिक जो प्रेशर बिल लगता है, सबसे अधिक प्रेशर होता है पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के धरातल पर। पृथ्वी के धरातल से हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी के धरातल से हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, ये वायुमंडलीय दाब का मान जो है कम होता जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो सबसे अधिक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है वो धरातल पर लगता है, ठीक है। और अब यूनिट में देखें तो देखिए समुद्र तल पर जो है, समुद्र तल पर जो प्रेशर लगता है वायुमंडल के द्वारा वो है 1013.25 मिली बार, ठीक है। तो समुद्र तल पर जो है सबसे अधिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, समुद्र तल हो या धरातल पर हो, ये सबसे अधिक लगता है। तो समुद्र तल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका मान है 1013.25 मिली बार है। तो ये जो मिली बार है ये यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है। अब देखिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको जिस यंत्र से हम नापते हैं वो बैरोमीटर होता है। और ये दो तरीके के बैरोमीटर होते हैं, एक होता है मरकरी बैरोमीटर, ठीक है, एक होता है मरकरी बैरोमीटर, और दूसरा जो है वो होता है एंड्रॉइड बैरोमीटर, ठीक है। तो इस दोनों यंत्र से जो है हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक।